Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is a quote which reads, "The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking." This topic is useful from paper 1 essay perspective. एथिक्स पेपर में भी ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है वैसे, लेकिन ऐसे पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जैसा कि आपको पहले से भी पता होगा कि हर एक मंडे को हम लोग इन जनरल एक इम्पॉर्टेंट कोट कवर करने की कोशिश करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एक उनका स्पेशल कॉलम है जहाँ पे वो संडे को एक कोट पब्लिश करते हैं। तो उसको हम लोग मंडे को यहाँ कवर करते हैं। इस सेगमेंट का अगर आपको सबसे ज़्यादा फायदा उठाना है तो आपको वीडियो को यहीं पॉज कर देना चाहिए और आपको खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए कि इस कोट का क्या क्या मतलब हो सकता है। अगर ये कोट आपके सामने एग्जाम में आ गया तो आप इसमें क्या क्या बातें लिखना चाहेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट, जैसे कि ऐसे पेपर में आप करते हैं। कम से कम 25 से 30 मिनट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आइडियाज कलेक्ट करते हैं, तब लिखने जाते हैं, वो कीजिए। हर एक मंडे को अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे राइटिंग में आपको अपने आप फायदा मिलेगा। देखिए, ऐसे का कोई अपना सिलेबस होता नहीं है, किसी भी फील्ड से वो कुछ भी आइडियाज आपसे पूछ सकते हैं जिसको आपको इलाबोरेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस बार का जो एपीएससी मेंस हुआ था उसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सवाल पूछा था। शायद ऐसा कुछ था कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एवरीडे प्लानिंग और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, समथिंग लाइक दैट। दे हैड आस्क्ड, मुझे लगता है पहला सेगमेंट सेक्शन ए का फोर्थ टॉपिक था वो ऐसा। तो इकोनॉमिक्स पे अगर पूछ सकते हैं तो साइंस पे भी पूछ सकते हैं। सो दिस टॉपिक एज इट इज कैन बी सीन इन योर एसे पेपर। आप सोचिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, और फिर मैं तो डिस्कस करूंगा ही कि इनमें क्या क्या बातें लिखी जा सकती हैं। देखते हैं। तो द कोट हैज बीन गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने बाद में अपने लाइफ के लेटर फेज में कई सारे एसेज लिखे हैं। उनके एसेज के कलेक्शन को कहा गया है आउट ऑफ माय लेटर ईयर्स। उन्होंने इनाम दिया इनफैक्ट कि कई सारे एसेज उन्होंने एक साथ लिखे हैं, उन सारे कलेक्शंस का नाम है आउट ऑफ माय लेटर ईयर्स। उसमें से एक ऐसे है जिसका हेडिंग है फिजिक्स एंड रियलिटी। इसी ऐसे के अंतर्गत एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने ये कोट दिया है कि द होल ऑफ साइंस इज नथिंग मोर देन अ रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे थिंकिंग। एक बात और ध्यान से समझ लीजिए कि ऐसे राइटिंग में या एथिक्स के अंदर किसी कोट को अगर आप एलाबोरेट कर रहे हैं तो ये लिखना जरूरी नहीं है कि ये कोट किसने दिया है। अगर आपको याद आता है तो ठीक, नहीं याद आता है तो कोई बात नहीं, उसके लिए नंबर नहीं कटेंगे। आपको बस उस कोट का क्या मीनिंग होना चाहिए, उसको अगर आप इलाबोरेट कर पाए तो आपको नंबर मिलेंगे। तो अब जरा हम लोग देखते हैं कि इस कोट का क्या मीनिंग होना चाहिए। देखिए, इस कोट में बेसिकली बात की गई है कि साइंटिफिक थिंकिंग कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकिंग नहीं है। जो हम लोग नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में थिंकिंग करते हैं, जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, उसी तरीके की साइंटिफिक थिंकिंग भी होती है, बस थोड़ा ज्यादा रिगरस तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि बारिश हो रही है तो आप अपना छाता खोल लेते हैं कि नहीं खोलते हैं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए, कीचड़ से बचने के लिए आप पाथवे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, या कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं जहां पे वो आप पानी वाटर लॉगिंग से बच पाए। तो क्या कर रहा है हमारा दिमाग, सोच रहा है एक गिवन सिचुएशन के हिसाब से और उस हिसाब से अपने लिए बेस्ट पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हुए फिर एक्शन ले रहा है। तो ये भी तो एक साइंटिफिक थिंकिंग ही हुई ना, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी थिंकिंग कहते हैं। मतलब क्योंकि ये सब लोग कर रहे हैं तो हमको लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, बारिश होगी तो छाता तो खोलेगा ही ना इंसान, पानी लगेगा तो फिर कोई दूसरे रास्ते से जाएगा ही नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दिस इज एन ऑर्डिनरी थिंकिंग, दिस इज हाउ वी ऑल टेंड टू थिंक, बट नो, दिस इज ऑल्सो साइंटिफिक थिंकिंग। वी are subjected to a situation, and then in those situations we think कि what could be the best possible option for us and then we explore that option. This is scientific thinking. हाँ, अब साइंटिस्ट लोग जो हैं वो ज्यादा डायनेमिक सिचुएशंस में, ज्यादा
एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में भी कुछ ऐसी चीजें देख पाते हैं जो इन जनरल लोगों को नहीं दिखता है या फील होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि साइंटिफिक थिंकिंग ऑर्डिनरी थिंकिंग जैसी ही है, बट इट इज डन इन मोर रिगरस वे। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन और एप्पल की कहानी तो काफी ज्यादा फेमस है कि कैसे एप्पल गिरा। तो उसके पहले भी तो एप्पल गिरता ही रहा होगा कई सारे लोगों के सामने, बट न्यूटन थॉट इट इन अ डिफरेंट मैनर। ही put his mind after it, and then he came out with the idea of gravitational forces and all. So scientific thinking and ordinary thinking are very similar, but yes, their degree of rigorousness is different. Scientific thinking requires a lot of rigorous thinking. So हम लोग इसको अगर सिंपल मैनर में ये बात कहें तो ये बात को ऐसे कही जा सकती है कि ऑर्डिनरी थिंकिंग एंड साइंटिफिक थिंकिंग आर क्वालिटेटिवली अलाइक। क्वालिटी वाइज एक ही हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दो अलग बातें हैं, बट क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। एक में डेप्थ थोड़ा ज़्यादा है, जैसे साइंटिफिक थिंकिंग में डेप्थ ज़्यादा है, क्वांटिटी वाइज डेप्थ ज़्यादा है, जबकि ऑर्डिनरी थिंकिंग में डेप्थ कम है। सो वी कैन से कि दे वेरी ओनली इन डिग्रीज ऑफ रिगरसनेस। सो यही बात कही है एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कि होल ऑफ साइंस इज नथिंग मोर देन अ रिफाइनमेंट ऑफ एवरी डे थिंकिंग। हर दिन की जो हमारी सोचने का तरीका है उसमें से जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो डेली बेसिस पे रिगरस थिंकिंग करते हैं और रिफाइन करते हैं अपने थिंकिंग प्रोसेस को। दैट इज हाउ दे कम आउट विथ मेनी साइंटिफिक सॉल्यूशंस। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कोड हम लोग करंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसके लिए आपको पता होगा ही वैसे भी कि चंद्रयान 3 की जब सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा रही थी उसके लैंडर विक्रम की, तो उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लाइव स्ट्रीम की जा रही थी। जैसे इसरो का अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे स्ट्रीमिंग हो रही थी, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे उसको दिखाया जा रहा था, इंक्लूडिंग यूट्यूब एंड ऑल। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे आपके जैसे आम लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को ये लाइव स्ट्रीम दिखा करके क्या फायदा, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए ये मून, उसके ऊपर लैंडर मिशन, इसका क्या महत्व है, ऐसा क्यों कराया गया। ऐसा इसलिए कराया गया क्योंकि इसरो और द गवर्नमेंट had this belief कि even a common man like you and me will be able to understand the significance of landing of Vikram on moon surface. They will understand what is going on. ये कोई बहुत अलग नहीं है, कॉमन थिंकिंग करने वाले लोग भी इस बात को समझ पाएंगे और इसके इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। और इससे क्या पर्पस था इस लाइव टेलीकास्ट का, इससे इंटरेस्ट नर्चर होगा कॉमन मासेस का, जनरल पॉपुलेशन का इन द फील्ड ऑफ साइंस। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारी। आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 51A लेज डाउन फंडामेंटल ड्यूटीज से अमंग सेवरल फंडामेंटल ड्यूटीज देयर इज वन सच ड्यूटी 51AH which lays down the idea that we all Indians must try to inculcate the एबिलिटीज ऑफ साइंटिफिक टेम्पर विद इन अस, यानी कि हम सबको साइंटिफिक थिंकिंग की कैपेबिलिटीज अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट कराया गया, दैट वाज इन लाइन विद दिस आर्टिकल ओनली, in order to help us all, in order to develop a scientific interest in all of us. And scientific interest is, or scientific thinking is not different from ordinary or general thinking. तो इस कारण से it was expected that even an ordinary man having normally ordinary thinking would be able to understand the significance of such activities. इसका और एप्लीकेशन देखिए, मैं तो दो तीन तरीके से देख करके सोच करके मैं लिख रहा हूँ। तो जब भी मैं ऐसे के कोई टॉपिक को कवर करता हूँ तो मैं बस वो बातें नहीं बताता जो उस आर्टिकल में लिखा है, मैं कुछ अपनी थॉट प्रोसेस भी डालने की कोशिश करता हूँ। और आप सब क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका और फर्दर एलाबोरेशन कर सकते हैं कि सर इसमें ये भी बात तो हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड रिफ्लेक्शन इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन राइट बेटर एसेस। देर इज नो अदर वे अराउंड। इट्स नॉट लाइक कि आप 10 20 50 ऐसे रट लेंगे और उससे आप अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। ये थॉट प्रोसेस को गिव अप करना होगा। तो मैंने और जब सोचा तो मुझे दिमाग में एक और आइडिया आया कि सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोड क्या है। सी, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट के पास अधिकार है कानून बनाने के, और जुडिशरी के पास अधिकार है
इन कानून के ऊपर फिर फैसले सुनाने के, एडजुडिकेट करने के। पार्लियामेंट मेक्स अ लॉ एंड जुडिशरी एडजुडिकेट अ लॉ। मींस अगर कोई कानून को तोड़ता है तो उसके ऊपर फिर जुडिशरी फैसला लेती है। पार्लियामेंट, आप सोचिए आज के मॉडर्न टाइम में पार्लियामेंट टेक्स डिसीजन ऑन सो मेनी टेक्निकल क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कितना फंड एलोकेट करना चाहिए, कैसे ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट फाइट करनी चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए कितना अच्छा है कितना बुरा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारे टेक्निकल फैसले पार्लियामेंटेरियंस लेते हैं। और जुडिशरी इन सारे फैसलों पे जब रिक्वायरमेंट होती है तो अपना फैसला सुनाती है, सारे मुद्दों पे अपना फैसला सुनाती है, अपना ओपिनियन सुनाती है। अब जुडिशरी की अगर देखें, अब जुडिशरी के अंदर कॉम्पोजिशन देखें या लेजिस्लेटर्स के अंदर कॉम्पोजिशन देखें, तो दीज पीपल आर जनरलिस्ट, दे डू नॉट हैव अ साइंटिफिक बैकग्राउंड इन जनरल, but then they still are able to make decisions with respect to such a technical issues. That means कि टेक्निकल मामलों को समझने के लिए, उन पे फैसले सुनाने के लिए या फैसले लेने के लिए आपको कोई साइंटिफिक या टेक्निकल बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है। यू विथ एन ऑर्डिनरी थिंकिंग कैन ऑल्सो act in some rigorous manner to understand such technical issues and may have your opinion on the issue. सो डेमोक्रेसी का जो पूरा का पूरा फाउंडेशन है दैट इज बेस्ड ऑन दिस आइडिया, ऐसे आप कंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये आइडिया सही नहीं होता तो फिर टेक्निकल चीज़ों के लिए, जैसे जैसे हमारा समाज ज़्यादा ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ की तरफ जा रहा है, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की तरफ जा रहा है, फिर सिर्फ साइंटिस्ट लोग ही अलग अलग इंपॉर्टेंट पोजिशंस को होल्ड करते हैं, इंक्लूडिंग जुडिशरी एंड लेजिस्लेटर्स, एंड देन ओनली साइंटिस्ट वुड हैव बीन enjoying all sort of powers. तो जैसे प्लेटो ने पुराने जमाने में बात की थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग इन द ग्रीक सोसाइटी, इन मॉडर्न सोसाइटी वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ साइंटिस्ट किंग। इफ an ordinary man was completely incapable of understanding technicalities and scientific things, but that is not true. Ordinary man is also able to understand, and by overall refinement in their thought process they can make good policies on such issues as well. And that is why the vibrant democracies in current societies including Indian society is functioning in a very smooth manner. ऐसे हम, मुझे लगता है कि इसको कंक्लूड किया जा सकता था। तो यही सारी बातें मैंने यहाँ कंक्लूजन में यहाँ पे एक समरी पेज पे लिख दिया। ऑर्डिनरी थिंकिंग और क्रिटिकल या साइंटिफिक थिंकिंग के बीच का रिलेशन को रिफ्लेक्ट करता है ये कोट। द होल ऑफ साइंस इज नथिंग मोर देन रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे थिंकिंग बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने ये दिया है अपने ऐसे फिजिक्स एंड रियलिटी में। तो कोट वगैरह जब आप एलाबोरेट कर रहे हो और अगर कहीं आपको याद हो कि एग्जैक्टली इसको किसने दिया, कहाँ, किस ऐसे में मेंशन किया, तो थोड़ा तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ही। अगर ये सब लिख दो आप इन फिजिक्स एंड रियलिटी एंड ऑल, तो थोड़ा तो अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है अगर याद हो तो। नहीं आया तो कोई बात नहीं। इन्फरेंस क्या ड्रॉ किया जा सकता है इससे कि बोथ काइंड्स ऑफ थिंकिंग, चाहे साइंटिफिक हो या ऑर्डिनरी थिंकिंग हो, दे आर क्वालिटेटिवली अलाइक बट दे आर क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। एंड दिस कोट जस्टिफाइज Article 51 AG, that is fundamental duty, that we all have the responsibility to inculcate scientific temper in our thought process. And also legislators and judiciary taking decisions on technical issues like climate change and atom bomb etc is justifiable. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, आया है असम ट्रिब्यून के अंदर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि इसको आप खुद भी पढ़िए, इससे आपका अच्छा इंसाइट डेवलप होगा। एंड दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगेन इस आर्टिकल को मैंने सिर्फ इंडिया बांग्लादेश पर्सपेक्टिव में ना रख करके एक जनरल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में एक बेहतर इंसाइट मिल पाए। देखिए, अभी किसी भी कंट्री के अंदर फॉरेन पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उस देश के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट इन जनरल एक ट्रेंड क्या देखा गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज में या पुअर कंट्रीज में लोगों की समझ फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के उतनी अच्छी नहीं होती है एज कंपेयर टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल अबाउट फॉरेन पॉलिसीज इन डेवलप्ड इकोनॉमी। जैसे कि आप यूएस के अंदर जब इलेक्शंस होने वाले होंगे तो उनके कॉकस मीटिंग में आप देखेंगे कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं उनसे लोग फॉरेन पॉलिसीज से रिलेटेड भी काफ़ी
कॉम्प्लेक्स डायनेमिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर आप बन गए प्रेसिडेंट तो आप किस तरह की फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, इंडिया को लेकर के आपका क्या अप्रोच रहेगा, चाइना को लेकर के क्या अप्रोच रहेगा। ऑल सच थिंग्स रिफ्लेक्ट कि कॉमन masses have a very good understanding of foreign policies and associated national interest in developed economies. बट डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज के अंदर लोगों का लोकल पॉलिटिक्स को लेकर के तो अच्छा समझ रहता है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को लेकर के उनकी समझ उतनी अच्छी नहीं होती है। और यही कारण से नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज में या पुअर कंट्रीज के अंदर इलेक्शंस के वक्त फॉरेन पॉलिसीज आर नॉट एन इंपॉर्टेंट इशू। अब इसका नुकसान क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर में आ जाती हैं वो फॉरेन पॉलिसीज इस तरीके से बनाती हैं जिससे उनको फायदा हो, उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को और ज़्यादा सपोर्ट मिले, और वो लोगों को इस तरीके से मोबिलाइज करते हैं, लोगों को इस तरीके से चैनलाइज करते हैं जिससे लोग कन्विंस हो जाएं कि यही फॉरेन पॉलिसी से उनके देश का हित होगा, फायदा होगा। इससे होता क्या है, नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज में आप देखोगे कि फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा डिकॉटोमी देखने को मिलता है, इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलता है। एक पार्टी आती है पावर में तो एक अलग तरीके की फॉरेन पॉलिसी रहेगी, दूसरी आती है पावर में तो फिर दूसरी तरह की फॉरेन पॉलिसी आ जाती है। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर लोगों को एग्जैक्ट पता है कि उनके देश के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसलिए चाहे कोई भी पार्टी पावर में आए उसको उस देश के नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से पॉलिसी बनानी होती है। और इसी कारण से डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर फॉरेन पॉलिसी में आपको काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी देखने को मिलता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों को अच्छे से नहीं पता होता कि फॉरेन पॉलिसी में क्या करने से उनका नेशनल इंटरेस्ट पूरा होगा। इसका फायदा उठा करके पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरा करने लगती हैं और फिर वो ऐसी ऐसी फॉरेन पॉलिसीज बनाती हैं जिससे उनका पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरा हो, लेकिन लोगों को इस तरीके से कन्विंस करती हैं कि इससे देश का इंटरेस्ट पूरा हो रहा है। एंड दैट इज हाउ people, since they do not have clarity about this, they get channelized, and that is the reason why आप डेवलपिंग कंट्रीज में देखोगे कि फॉरेन पॉलिसीज में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस रहता है। एक पार्टी रहेगी पावर में तो एक तरह की पॉलिसी, दूसरी आई तो दूसरी तरह की पॉलिसी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे इंडिया के आसपास में जितने भी पड़ोसी देश हैं सब तो डेवलपिंग ही हैं, और सबका आप फॉरेन पॉलिसी देखोगे तो इंडिया को लेकर के किस तरीके का है, एकदम डाइकोटोमस, प्रो इंडिया और एंटी इंडिया। और एंटी इंडिया मतलब प्रो चाइना, वैसा है। अब पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शन ऑफ कोर्स, इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए एक्सेप्शन है। मतलब हमारा कैसा रिलेशन है अभी तक तो कि हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट मायने नहीं रखता है, हमारे लिए बस एक ही इंटरेस्ट है हमारा, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान, इन जनरल मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान चाहेगा हिंदुस्तान की बर्बादी, दैट इज द ओनली नेशनल इंटरेस्ट। तो एकदम सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए पावर में, इन जनरल उसको दिखाना होता है कि दे आर हैविंग एंटी इंडिया स्टैंड। तो पाकिस्तान के केस में वैलिड नहीं है कि कोई पार्टी ए आए तो कहे कि दे आर प्रो इंडिया और बी आए तो दे से एंटी इंडिया। नो, any party in Pakistan in general will hold anti-India stand, and similarly in India any party that comes to power will in general hold anti-Pakistan stand, क्योंकि लोगों का माइंडसेट इस तरीके का है, सॉर्ट ऑफ हॉस्टिलिटी जो है वो एक हमारे माइंडसेट में इनग्रेन्ड है। बट इसके अलावा अगर आप देखोगे इसी नेपाल, नेपाल के अंदर पॉलिटी पूरी तरह से डाइकोटोमस है। नेपाली कांग्रेस अगर पावर में आए तो सीधा सीधा प्रो इंडिया स्टैंड लेता है, और वहीं कम्युनिस्ट पार्टी अगर पावर में आने लगे तो एंटी इंडिया एंड प्रो चाइना स्टैंड लेते हैं। बांग्लादेश के अंदर अवामी लीग अगर पावर में हो तो प्रो इंडिया स्टैंड लेते हैं, शेख हसीना जी की सरकार। और बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और खालिदा जिया जी की सरकार तो एंटी इंडिया एंड प्रो चाइना स्टैंड लेते हैं। श्रीलंका के अंदर यूएनपी पावर में हो तो प्रो इंडिया, और एसएलएफपी पावर में हो राजपक्षा ब्रदर्स वाली तो प्रो चाइना एंड एंटी इंडिया। सिमिलरली इन मालदीव एनडीपी मोहम्मद नसीद वाली पार्टी पावर में हो तो प्रो इंडिया, एंड पीपीएम अब्दुल्ला यामीन वाली पार्टी अगर पावर में आ गई तो प्रो चाइना एंड एंटी इंडिया स्टैंड लेते हैं। अब ये बताता है कि लोगों की खुद की समझ जो है इन देशों में इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के कमजोर है। फॉर एग्जांपल अब बांग्लादेश के अंदर देख लें, बांग्लादेश के अंदर बीएनपी जो है उसका पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरह से इस्लाम, रेडिकल इस्लाम बेस्ड है।
अब रेडिकल इस्लाम बेस्ड है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि इंडिया को एक खराब देश की तरह वो रिफ्लेक्ट करे कि इंडिया एंटी मुस्लिम कंट्री है, जिससे बीएनपी को फायदा होगा। तो बीएनपी जब पावर में आता है तो इंडिया को एक एंटी मुस्लिम कंट्री की तरह रिफ्लेक्ट करा करके अपने सपोर्ट बेस को और स्ट्रांग कराता है और प्रो चाइना पॉलिसीज लेता है। जबकि बांग्लादेश के लिए बहुत सारे केसेस में having good ties with India, economic ties or strategic ties with India would be helpful for Bangladesh also because of the geographical connect. India is directly connected with Bangladesh, but China is not. लेकिन बीएनपी को पता है कि अगर उसका अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरा करना है तो उसको एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को लाना होगा बांग्लादेश के अंदर, डेवलप करना होगा बांग्लादेश के अंदर। और जब एंटी इंडिया होगा तभी जाकर के बीएनपी को सपोर्ट मिलेगा और लोग फिर प्रो चाइना स्टैंड ले पाएंगे। आप देख रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश एक डेवलपिंग कंट्री है, वहां पे लोगों को मोबिलाइज करके, चूंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, लोगों को मोबिलाइज करके और पॉलिसी ऐसी बनवाई जा सकती हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा हो, चाहे नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो। एंड सेम स्टोरी विथ नेपाल, मालदीव एंड ऑल। अब यही इसी से रिलेटेड ये करंट आर्टिकल है। ये करंट आर्टिकल कहता है, आप देखो यहाँ पे आप कीवर्ड्स पढ़ लोगे कि सिचुएशंस में चेंज रैपिडली इफ देयर आर लीडरशिप चेंज इन 2024 इलेक्शन। तो बांग्लादेश में आ रहा है 2024 में इलेक्शन, इंडिया की तरह ही। और वहां पे आ, आप देखोगे कि इलेक्शंस के बाद, अगर अभी तो अवामी लीग की सरकार है, लेकिन अगर वहां पे बीएनपी की सरकार आ जाती है तो फिर वहां पे सिचुएशंस काफी बदल सकते हैं। जैसे यहां से आप पढ़िए, द पॉसिबिलिटी ऑफ बीएनपी लेड गवर्नमेंट पोस्ट 2024 इलेक्शन कैन हैव सीरियस इंपैक्ट ऑन इंडिया सिक्योरिटी इक्वेशंस। सिक्योरिटी इक्वेशंस पे मेनली प्रॉब्लम आएगा। देखिए वहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लियर कट डायकोटोमी है। बीएनपी इज लेड बाय खालिदा जिया, जबकि शेख हसीना लीडर ऑफ अवामी लीग, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर रेडिकल इस्लाम जो है स्ट्रांग हो रहा है। चांसेस हैं कि बीएनपी लेड बाय खालिदा जिया वो जीत जाए। इससे होगा क्या कि जैसे ही खालिदा जिया पावर में आएंगी या बीएनपी पावर में आएगा, वो एंटी इंडिया स्टैंड लेना शुरू करेगा, प्रो चाइना स्टैंड लेना शुरू करेगा। और फिर वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को जब फ्लेयर अप करेगा तो सबसे पहला प्रॉब्लम होगा सिक्योरिटी चैलेंजेस। आपको समझना होगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, इनको पिछले 5-10 सालों में सबसे ज्यादा झटका इसी कारण से लगा है कि उनको बांग्लादेश से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर प्रो इंडिया गवर्नमेंट है अवामी लीग की पिछले 10 सालों से। तो उसके 15 ईयर्स भी पूरे हो जाएंगे। तो अवामी लीग की सरकार है लेड बाय शेख हसीना। लेकिन अगर वहां पे बीएनपी की सरकार आती है तो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट के सिक्योरिटी फैक्टर्स पे देखने को मिल सकता है, बिकॉज इट मे गिव सम लाइफ लीज टू द इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑपरेटिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज दे मे अगेन स्टार्ट क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी। म्यांमार में तो मिलिट्री रिजीम आने के बाद से ऑलरेडी इनको फायदा हो गया है। अदरवाइज म्यांमार में भी प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, लेकिन अब म्यांमार में तो एक रेजिम चेंज हो ही चुका है। अगर बांग्लादेश में भी हो गया, एंटी इंडिया रेजिम आ गया, तो इसका सबसे बड़ा कैजुअलिटी नॉर्थ ईस्ट को उठाना पड़ेगा, बिकॉज देयर में बी राइज इन इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑपरेटिंग इन नॉर्थ ईस्ट। इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा था यूपीएससी ने, काफी पुराना हो गया, 2013 का ये मेंस क्वेश्चन है। द प्रोटेस्ट इन शाहबाग स्क्वायर इन ढाका इन बांग्लादेश रिवील अ फंडामेंटल स्प्लिट इन सोसाइटी बिटवीन नेशनलिस्ट एंड इस्लामिक फोर्सेस। नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं अवामी लीग वाले और इस्लामिक फोर्सेस हैं बीएनपी वाले। शाहबाग स्क्वायर प्रोटेस्ट हुआ था काफी पहले, अब जानने की जरूरत नहीं है। तो शाहबाग स्क्वायर प्रोटेस्ट बेसिकली बीएनपी के सपोर्टर्स, खालिदा जिया के सपोर्टर्स लेकर के आए थे। तो शाहबाग स्क्वायर प्रोटेस्ट 2013 in Dhaka में बांग्लादेश, that happened in Bangladesh, gives an insight of dichotomy in Bangladesh foreign policy making. तो what does this Shahbag Square protest hints at? मैंने थोड़ा सा hints दिया है। It clearly indicates divergent political ideology of two main political parties of Bangladesh, that is Awami League and BNP. Awami League, they respect democratic values and they have inclination towards India, जबकि BNP radical Islamist party and they are pro Pakistan and pro China. And their allies groups like Jamaat Islami and all, they are
हार्डकोर रेडिकल इस्लामिक्स। तो ये आइडियाज अगर आप याद रखोगे तो इस पर एक जनरल सवाल भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मेन कोर चैलेंजेस फॉर इंडिया इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स नेबर्स। और यही है कोर चैलेंज, एक एक एटमोस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी कि कब किसकी सरकार आ जाए, और फिर उस सरकार का अपना पूरा पूरा अप्रोच बदल जाता है। जैसे अब 2024 इलेक्शंस आ रहा है, तो इंडिया को किस तरीके का अप्रोच रखना है? इंडिया को एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। और अवामी लीग को अगर बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं दिखाओ, अगर अवामी लीग पावर में आ जाएगी तो उसको भी बुरा लगेगा कि इलेक्शंस का टाइम आ गया तो तुमने धीरे धीरे दोस्ती कम कम कर दी हमारे साथ। फिर हो सकता है अवामी लीग भी प्रो चाइना होना शुरू कर दे। So that is the biggest challenge. The atmosphere of uncertainty is the biggest challenge. तो inconsistency in foreign policy making of India's neighbor. डेवलपिंग कंट्रीज हैं सारे के सारे, वहां पे क्या होता है, जनरल मासेज आर नॉट अवेयर अबाउट फॉरेन पॉलिसी मेकिंग और national interest, and that is why political parties channelize public opinion as per their political interest. Thus there are sharp changes in the foreign policy with regime change. जैसे regime change होता है, foreign policies भी बदल जाती हैं। और यही हमें देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शन, नेपाल हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। अभी इलेक्शंस आने वाले हैं बांग्लादेश के अंदर, एंड दैट में लीड टू सम सिक्योरिटी implications इन नॉर्थ ईस्ट। इलेक्शंस इन नेबरिंग कंट्रीज आर मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, इसी कारण से। नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट नेशनल स्पेस डे एंड शिव शक्ति पॉइंट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मार्शल बाय जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, वाइल स्पीकिंग एट इसरो हेडक्वार्टर एंड सेलिब्रेटिंग सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए। सबसे पहले, चंद्रयान 3 के सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए अगस्त 23 को, जिस दिन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग जिसने की थी उस तारीख को अनाउंस किया गया है एज नेशनल स्पेस डे। दूसरा, जिस पॉइंट पे विक्रम ने लैंडिंग की है उस पॉइंट का नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। अब ये दूसरे पॉइंट्स को लेकर के, दूसरा अनाउंसमेंट को लेकर के कुछ इश्यूज निकल करके आ रही हैं कि ऐसे कैसे इंडिया मून के ऊपर किसी पॉइंट का नाम ऐसे रख सकता है, क्योंकि मून के ऊपर किसी भी कंट्री का कोई जुरिडिक्शन है नहीं। कोई भी देश मून को अपना क्लेम नहीं कर सकता। एज पर आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967, which is a treaty started by United Nations Office for Outer Space Affairs. Outer space is a global common, मतलब it will belong to each and every country in a collective manner. It's a global common. जैसे लास्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम बात कर रहे थे कि आर्कटिक रीजन इज ग्लोबल कॉमन belonging to each and every country in a common fashion and cannot be militarized as per Svalbard Treaty. Similarly, Outer Space Treaty declares कि outer space is global common and no country should be able to weaponize it. नॉर्मली आउटर स्पेस का डेफिनेशन क्या है? आउटर स्पेस का डेफिनेशन है कि हमारे अर्थ मीन सी लेवल से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से ऊपर वाला एरिया जो है वो कहा जाएगा आउटर स्पेस। और वहां पे जो कुछ भी है इंक्लूडिंग मून एंड ऑल, दे विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ आउटर स्पेस विच आर ग्लोबल कॉमन एंड विच कैन नॉट बी और कुड नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कंट्री। आउटर स्पेस और हमारे एटमोस्फेयर के बीच का जो लाइन है, वर्चुअल लाइन, इसको नाम दिया गया है करमन लाइन। 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, करमन लाइन। तो बात यही निकल करके आ रही है कि मून जब आउटर स्पेस में है एंड आउटर स्पेस बिलोंग्स टू ईच एंड एवरी कंट्री पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन, देन हाउ कैन इंडिया नेम अ पर्टिकुलर पॉइंट एज पर इट्स ओन इंटरेस्ट, शिव शक्ति पॉइंट। लेकिन फिर इसमें हमें एक और बात समझनी चाहिए कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑन मून का अलग से नाम दिया जा रहा है, पहले भी नाम दिए जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने नाम दिए हैं कई सारे, सारा भाई क्रैटर ऑन मून। 2008 में जब इंडिया ने चंद्रयान 1 भेजा था तो चंद्रयान 1 में एक इम्पैक्टर भी अटैच था। इम्पैक्टर और लैंडर में अंतर क्या होता है? इम्पैक्टर का काम होता है एक पर्टिकुलर प्रोब को ड्रॉप कर देना, सरफेस पे जाके, मून सरफेस पे उसने जाके ड्रॉप कर दिया। इम्पैक्टर अटैच था चंद्रयान 1 पे। लैंडर अलग होता है, वो आराम से जाके लैंड करता है, फिर उससे रोवर कनेक्टेड रहेगा। चंद्रयान 1 ऑल्सो हैड एन इम्पैक्टर, तो उसने एक प्रोब ड्रॉप करा दिया था मून सरफेस के ऊपर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। इट हैड एन इम्पैक्टर मिशन। जहां इस इम्पैक्टर ने लैंड किया था मून सरफेस के ऊपर, उस पॉइंट का नाम हमने दिया है जवाहर स्थल। जवाहर स्थल। और जवाहर स्थल has been officially accepted by International Astronomical Union, IAU,
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने इस तरह के नाम दिए हैं, साराभाई क्रैटर या जवाहर स्थल। दुनिया के और भी कई सारे देश हैं इसी क्रैप केपलर क्रेटर, कॉपरनिकस क्रेटर, इन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं अलग अलग देशों ने। यूएस ने दिए हैं, रसिया ने दिए हैं, और आईएयू ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने माना है। तो ये जो शिव शक्ति पॉइंट हमने नाम दिया है, ये हम लोग प्रपोज करेंगे आईएयू को और वो मान सकता है। तो इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमने कोई ग्लोबल कॉमन ट्रीटी, आउटर स्पेस ट्रीटी को वायलेट किया है बाय नेमिंग शिव शक्ति पॉइंट टू द पॉइंट वेयर आवर विक्रम लैंडर हैड लैंडेड। आईएयू क्या क्राइटेरिया फॉलो करता है स्पेस ऑब्जेक्ट के ऊपर नाम रखने के लिए? तो नॉर्मली आईएयू के कुछ क्राइटेरियाज हैं कि द नेम शुड बी सिंपल, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा नेम का कोई पॉलिटिकल, मिलिट्री या रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं होना चाहिए। राइट, तो यहां जाकर के शिव शक्ति पॉइंट थोड़ा फंस सकता है। बाकी देखते हैं। उसके अलावा इन जनरल अगर किसी इंसान के नाम के बाद अगर नाम रखा जा रहा है किसी भी पॉइंट का, तो वो पॉइंट, वो इंसान जो है उसके याद में अगर कोई नाम रखा जा रहा है, तो उस इंसान के डेथ हुए कम से कम 3 साल हो जाने चाहिए, तभी जाकर के इन ए कॉमेमोरेशन ऑफ पर्सन, इन ऑनर ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस कैन बी नेम्ड आफ्टर दैट पर्सन। एटलीस्ट 3 years मस्ट हैव बीन डिसीज्ड फॉर एटलीस्ट 3 years। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बात की जाए तो इट वाज फाउंडेड इन 1919, 1919 में बनाया गया था। एंड ये स्पेस एक्टिविटीज तमाम जो एक्शंस हैं उनको रेगुलेट करता है। इंडिया इज वन ऑफ द 92 मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसको, इसका रोल ऐसे डिफाइन किया गया है, इसके वेबसाइट पे ऐसे देखने को मिलेगा कि इट्स मिशन इज टू प्रमोट एंड सेफगार्ड साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। वही बातें सारी यहाँ लिखी गई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल स्पेस डे अनाउंस किया एंड लैंडिंग ऑफ विक्रम वाले साइट को शिव शक्ति पॉइंट अनाउंस किया। बट एज पर आउटर स्पेस ट्रीटी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ कैन ए पॉइंट ऑन मून कैन बी नेम्ड लाइक दिस, बिकॉज मून इज आउटसाइड एनी कंट्री जुरिडिक्शन। बट वी हैव हिस्ट्रीज, वी हैव पास्ट एग्जाम्पल्स, जवाहर स्थल, साराभाई क्रेटर एंड अदर कंट्रीज हैव आल्सो गिवन नेम। So that is why this can also be given. It's not a violation of outer space treaty. ये नाम बस फॉर्मली एक्सेप्ट किया जाना चाहिए आईएयू द्वारा। नहीं करेंगे तो हम लोग इनफॉर्मल या अनऑफिशियल तरीके से हम लोग कहेंगे उसको शिव शक्ति पॉइंट। इट गिव्स फॉर्मल परमिशन टू नेम ऑफ डिफरेंट सेलेसियल बॉडीज। इट इज a union of 92 countries to which India is a member। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गन जंपिंग। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, गन जंपिंग तो वैसे एक जनरल टर्म है। जैसे रेस आप देखते हैं तो उसमें जब गन फायरिंग होती है तभी जाकर के सारे एथलीट्स भागना शुरू करते हैं। उसके पहले ही अगर कोई भागना शुरू कर दे वक्त से पहले ही, तो उसी एक्शन को कहा जाता है गन जंपिंग, जिस केस में उस एथलीट को डिस्क्वालीफाई करा दिया जाता है। तो गन जंपिंग तो वैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म है, लेकिन इकोनॉमी में भी इसका मीनिंग है। इकोनॉमी में इसका ये मीनिंग है कि अगर कोई एक्टिविटी, कोई कंपनी बिना परमिशन के वक्त से पहले कर दे, तो उस एक्टिविटी को कहा जाएगा गन जंपिंग। वक्त से पहले बिना परमिशन के कर दे तो उस एक्टिविटी को कहा जाएगा गन जंपिंग। हाल फिलहाल में गन जंपिंग के कई सारे केसेस आए हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने। देखिए, हर देश में कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं जिनको काम दिया जाता है, खासकर ऐसे कंट्रीज, ऐसे इकोनॉमीज जो मार्केट मॉडल को फॉलो कर रही है। आपको मैंने बताया है क्लास में, सोशलिस्ट मॉडल एंड मार्केट मॉडल, दो इंपॉर्टेंट मॉडल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि 1991 ऑनवर्ड्स आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया हैज बीन मूविंग टुवर्ड्स मार्केट मॉडल। तो जो भी देश मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं वो इन जनरल वहाँ की सरकार एक ऐसी बॉडी जरूर बनाती है जिसका मेन काम होता है इस बात को इंश्योर कराने का कि मार्केट स्ट्रक्चर्स आर फॉलोड और कोई भी कंपनी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन ना क्रिएट करे। कोई भी कंपनी जो है वो मार्केट के जो फीचर्स हैं उसको ब्रेक ना करे। मैंने मार्केट का बेसिक फीचर भी आपको बताया है, एन नंबर ऑफ बायर्स एंड एन नंबर ऑफ सप्लायर्स शुड बी देयर सो दैट देयर इज फ्री एंड फेयर नेगोशिएशन। तो फ्री एंड फेयर मार्केट के अंदर देयर आर एन नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सप्लायर्स। इस बात को इंश्योर कराने के लिए हर एक मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाती हैं। इंडिया के अंदर ऐसा इंस्टीट्यूशन का नाम है
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम है कि कंपटीशन को इंश्योर कराए, मार्केट को डिस्टॉर्ट ना होने दे, किसी भी कंपनी को अनफेयर एक्टिविटीज या प्रैक्टिसेस ना करने दे जिससे उसको अनफेयर एडवांटेज हो और मार्केट फीचर्स को नुकसान हो। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के कई सारे पावर्स हैं, उसमें से एक पावर है गन जंपिंग को रोकना, कि जब तक वो परमिशन ना दे तब तक अलग अलग मर्जर या एक्विजिशन की एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते। जैसे कोई कंपनी है वो दूसरे के साथ मर्ज करना चाहती है, तो मर्ज होने से क्या होगा कि उस पर्टिकुलर कंपनी का पावर बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो मर्जर के लिए, एक्विजिशन के लिए पहले आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेना होता है, और बिना परमिशन लिए अगर आप मर्जर या एक्विजिशन करेंगे तो इसको कहा जाता है गन जंपिंग। और गन जंपिंग के केस में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फाइन लगा सकता है, जैसे मौजूदा केस में उसने प्लैटिनम ट्रस्ट और एक्सिस बैंक जैसे कंपनियों के ऊपर फाइन लगाया है। इसी से रिलेटेड आर्टिकल आया है, इज इंडिया इमर्जिंग एज ए हब फॉर गन जंपिंग। कई सारी कंपनियां ऐसा कर रही थी, इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनपे एक एक करके फाइन लगाना शुरू किया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बॉडी दैट हैज बीन क्रिएटेड एज पर ए लॉ। द लॉ इज नेम्ड कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। मैंने आपको बताया 1991 के बाद से इंडिया हैज बीन बिकमिंग मोर एंड मोर प्रो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, और यही कारण है कि 2002 में हमने कॉम्पिटिशन एक्ट ला करके कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है, जिसका मेन काम है इस बात को इंश्योर कराना कि देयर शुड बी नो सच प्रैक्टिसेस दैट आर हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन एंड इंश्योर और सस्टेन कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। ये काम है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो CCI ensures that there is no monopoly for few companies over the market. This ensures that no big company takes advantage of its position to suppress new startups. यही बातें यहाँ लिखी हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंपटीशन एक्ट 2002 के हिसाब से बनाया गया। रोल इज टू प्रिवेंट एक्शंस दैट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। रिसेंट CCI हैज फाइंड मेनी कंपनीज फॉर गन जंपिंग। ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको इस टॉपिक के बेसिस पे दे रखा है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो इस टॉपिक में अगर देखा जाए, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो हमने आपको लास्ट दे दिया था, तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है, इंडिया इज ऑब्जर्वर इन आर्कटिक काउंसिल। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसके लिए पहला और तीसरा सही है। करेक्ट आंसर वुड बी डी। और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा भी गलत है। पहला गलत इसलिए क्योंकि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर नॉट ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इंडिया के पास 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। इंडिया हैज 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, but they are Himalayan region, Indo-Burma region, Western Ghats and Sundaland, not named as this Eastern and Western Himalayas, Western Ghats and Andaman Nicobar. Name ये है, not this. So correct answer would be option D. Both statements are wrong. That's all from our side for today. Thanks for watching.